हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था और भौतिक प्रदेश कंप्लीट करे थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में जल संरक्षण व संग्रहण। ठीक है, संरक्षण कैसे किया जाता है और संग्रहण कैसे किया जाता है वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी पे जल की मात्रा कितनी है, स्थलमंडल कितना है, स्थलमंडल में जल कितना है और जलमंडल में कितना जल है, पीने योग्य कितना है और महासागरीय जल कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे स्थलमंडल में 60% जल है और जलमंडल कितना है 40% उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, स्थलमंडल में 19% और जलमंडल कितना है 81%। ठीक है, फिर उसके बाद में स्थलमंडल पूरा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाकर 29.2% और जलमंडल 70.8%। ठीक है, फिर देखते हैं महासागरीय जल कितना है 97.39% और पीने योग्य पानी 2.61%। पीने योग्य पानी में ग्लेशियर, सतही जल और भूजल आएंगे, तीनों जल आएंगे पीने योग्य पानी में। ग्लेशियर से जो पानी मिलता है, भूजल से जो पानी, सतही जल मतलब में भूमि के जो तालाब, नाडी, इनसे जो जल मिलता है वो, और भूजल जो बोरवेल और कुओं और आदि से मिलता है। राजस्थान के जल संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, तो जल संरक्षण की विधि है, एक तो जल संरक्षण की विधि है और एक वर्षा जल संरक्षण की विधि है। ठीक है, जल संरक्षण की विधि में परंपरागत में नदी, नहरें, झील, तालाब, बावड़ी, टोबा, नाडी, कुआं और कुई आ जाते हैं। आधुनिक में शुष्क कृषि पद्धति आ जाती है। वर्षा जल संरक्षण की विधि में परंपरागत और आधुनिक दोनों, तो आगोर, मदार, झालरा, नेस्टा, खड़ीन और जोहड़, और आधुनिक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधियों में आगोर घरों में वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाया गया एक आंगन, यानी थोड़ा सा उसको गहरा करके और वहाँ पे जल को एकत्रित कर दिया जाता है घरों के अंदर, आंगन के अंदर, और फिर उस जल को यूज़ में लिया जाता है, तो आगोर कहलाता है। मदार या पायतन, तालाब, झील या अन्य जल स्रोतों में वर्षा जल एकत्रित करने हेतु निर्धारित की गई भू सीमा मदार कहलाती है। ठीक है, झालरा उच्च भूमि क्षेत्र में वर्षा जल एकत्रित करने हेतु उसकी तलहटी में बनाया गया कुंड झालरा कहलाता है। यानी ऊंची भूमि जो होती है वहाँ पे वर्षा जल एकत्रित करने हेतु एक तलहटी में एक कुंड टाइप बनाया जाता है, जिससे जल एकत्रित हो जाता है, पहाड़ों से आने वाला। नेष्टा कहलाता है किसी एक जल संसाधन के अतिरिक्त वर्षा जल को दूसरे जल संसाधन में स्थानांतरित करने की विधि या माध्यम नेष्टा कहलाती है। सार्वजनिक प्रचलन कहाँ पे है, तो लूनी बेसिन जालौर में है। स्थानीय भाषा में नेहड़ा भी कहा जाता है इसको। परंपरागत जल संरक्षण विधि, पहले हमने पढ़ी थी वर्षा जल संरक्षण विधि, अब हम पढ़ेंगे परंपरागत जल संरक्षण विधि। कुई या बेरी, तालाब, झील या किसी जल स्रोत के भूमिगत जल रिसाव संरक्षित करने के उद्देश्य से उसके पास या किनारे में बनाया गया 12 से 15 मीटर गहरा गर्त कुई कहलाता है। तालाबों, झीलों और उसके आसपास छोटी छोटी बेरियां और कुइयाँ होती हैं। जो तालाब के अंदर जो पानी, जल का जो रिसाव होता है उसको वहाँ पे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, कुआं कुई से थोड़ा बड़ा रूप होता है और जयपुर के आसपास ज़्यादा कुएं हैं। नाड़ी, छोटा कुंड या गर्त। नाड़ी का सर्वप्रथम निर्माण जोधपुर की रियासत में राव जोधा जी ने करवाया था। नाड़ी का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ? जोधपुर में सर्वाधिक प्रचलन है नाड़ी का। टोबा, नाड़ी से गहरा तथा विकसित जल स्रोत टोबा कहलाता है। टोबा का ऊपरी भाग चतुर्भुजाकार तथा पक्का होता है, जिससे क्या है जल साफ सुथरा रहता है और निकालने में भी आसानी होती है।
राजस्थान में सिंचाई के साधन तालाब, कुएं, नलकूप और नहरें हैं। तो तालाब में सकल सिंचाई 0.63%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 1.02%। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? उदयपुर रीजन में होती है, जिसके उदयपुर रीजन के ज़िले कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। न्यूनतम सिंचाई कहाँ होती है? पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में तालाबों का अभाव है। ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, कुएं व नलकूप। सर्वाधिक सिंचाई सकल सिंचाई 44.10% है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 45.12% है। सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन से जिलों में होती है? तो जालौर, जोधपुर, अलवर और भरतपुर में होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बोरवेल, कुएं इन्हीं जिलों में है। न्यूनतम सिंचाई कहाँ पे होती है? तो न्यूनतम सिंचाई दक्षिण राजस्थान में होती है, क्योंकि ये वर्षा बहुल प्रदेश है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कुएं और नलकूपों की आवश्यकता नहीं होती है। नहरें, नदी आदि ज़्यादा हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में राजस्थान में कुओं द्वारा सकल सिंचाई क्षेत्र है कितना परसेंट है? तो 23.17%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 27.01%। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? सीकर, झुंझुनू और जयपुर में होती है। 3 जिलों में सर्वाधिक सिंचाई कुओं द्वारा होती है और सबसे ज़्यादा जयपुर में कुएं हैं। फिर हम देखते हैं नहरें की सकल सिंचाई क्षेत्र कितना है? 30.1%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 34.44%। और सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं? तो ये देखो मैप के द्वारा बता रही हूँ मैं। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा। ठीक है। ये 5 जिले हैं जहाँ पे नहरें सब सर्वाधिक है। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख नहरें कौन कौन सी है? तो सबसे प्रथम है और सबसे प्राचीन भी है गंगा नहर। भारत की पहली नहर परियोजना है और गंगा सिंह जी द्वारा, बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी द्वारा निर्माण करवाया गया। और गंगा सिंह जी को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। इससे कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं और कहाँ से निकलती है? ये मैप के द्वारा। तो जो गंगा नहर है वो सतलज नदी से हुसैनीवाला पंजाब से निकलती है और शिवपुरी हेड इसका हमारे राजस्थान में है। और जो सतलज नदी से शिवपुरी हेड तक 129 किलोमीटर इसकी दूरी है। फिर शिवपुरी हेड से इसकी जो शाखाएं निकलती है वो है लक्ष्मी नारायण शाखा, गंगानगर से निकलती है लालगढ़ शाखा, करनी शाखा, हनुमानगढ़। 2 जिले लाभान्वित है इसके, गंगानगर और हनुमानगढ़। और समीजा शाखा। ये 4 शाखाएं निकलती है शिवपुरी हेड से और इसका उद्गम है सतलज नदी हुसैनीवाला पंजाब से। ठीक है। बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने निर्माण कराया। गंगा सिंह जी को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। उद्गम स्थल बता दिया था मैंने, सतलज नदी है, हुसैनीवाला पंजाब। राजस्थान में प्रवेश और समाप्ति शिवपुरी हेड से ही होता है। यहाँ से इसकी 4 शाखाएं निकलती है। लंबाई इसकी 129 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई इसकी 17 किलोमीटर। लाभान्वित जिले हैं गंगानगर। शाखाएं हैं समीजा शाखा, करनी शाखा, लालगढ़ शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा। फिर है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ा हुआ है। इसका नर्मदा नदी से इसका उद्गम स्थल है गुजरात से, और गुजरात से राजस्थान तक इसकी लंबाई है 532 किलोमीटर। शीलोग्राम, जालौर से इसका प्रवेश द्वार है। और राजस्थान में इसकी 3 लिफ्ट नहरें हैं। एक तो पानरिया लिफ्ट नहर, भादरिया लिफ्ट नहर और साचोर लिफ्ट नहर। और गुडामालानी इसका समाप्ति स्थल है। ठीक है। वापस से देखते हैं। उद्गम स्थल सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात से, और राजस्थान में प्रवेश शीलूग्राम जालौर से, समाप्ति स्थल गुडामालानी बाड़मेर से। विशेषता क्या है? नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की पहली फव्वारा पद्धति बूंद बूंद सिंचाई पद्धति टपकन
पद्धति, ट्रिपल पद्धति, शुष्क कृषि पद्धति, इजरायली पद्धति पर आधारित है। अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका देखिए मैप, व्यास नदी और सतलज नदी, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है हरी के बैराज पंजाब, इसका उद्गम स्थल है। और राजस्थान में मासीदा वाली हेड हनुमानगढ़ में प्रवेश द्वार है तक इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर और इसको यहाँ पे बोलते हैं राजस्थान फीडर। फिर उसके बाद में मासीदा वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर और इसको बोलते हैं राजस्थान नगर। फिर उसके बाद में मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर और समाप्ति स्थल है इसका गडरा रोड बाड़मेर और उद्गम स्थल है हरी के बैराज पंजाब। ठीक है। और जो मोहनगढ़ जैसलमेर है यहाँ इसकी बाबा रामदेव उप शाखा यहाँ पे है। ठीक है। योजना कैसे बनी इसकी, तो हम देखेंगे योजना कैसे बनी। तो 1948 में कंवर सेन ने अपने पत्र में बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता बताई थी, तभी योजना को मूर्त रूप देने का विचार किया गया। सहयोग किसके द्वारा किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा इस योजना को बनाने का सहयोग किया जाता है। ठीक है। शाखाएं 9 हैं, 9 शाखाएं इसकी हैं। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर, रावतसर शाखा हनुमानगढ़, मासीदा वाली हेड हनुमानगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर और पुंगल शाखा बीकानेर, दातोर शाखा बीकानेर, बिलसरपुर शाखा बीकानेर, शहीद वीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। समाप्ति स्थल कहाँ पे है इसका, तो मोहनगढ़ जैसलमेर में है। ठीक है। अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर, जहाँ से इंदिरा गांधी का नाम हुआ। तो अब पूरी तरीके से अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, अभी तो हमने इसका सिर्फ जो 2 शाखाओं में इसको बांटा गया था वो देखा था, अब हम इसको पूरी तरीके से देखेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर है, उद्गम स्थल व्यास नदी, सतलज नदी हरी के बैराज पंजाब से, राजस्थान में प्रवेश मासीदा वाली हेड हनुमानगढ़ से, समाप्ति स्थल गडरा रोड बाड़मेर से। कुल लंबाई कितनी है हरी के बैराज से मासीदा वाली हेड प्लस मासीदा वाली हेड से मोहनगढ़ से गडरा रोड, तो कुल लंबाई हो गई 739 किलोमीटर। वर्तमान में लंबाई 649 किलोमीटर 445 प्लस 204 किलोमीटर। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में लंबाई है 479 किलोमीटर। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरें 7 है, जो है सबसे पहले श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर और गंगानगर में, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में। फिर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बीकानेर और नागौर में। फिर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर में। ठीक है। श्री डॉक्टर कर्ण सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर में। फिर गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में। फिर है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर और जोधपुर में। अब सर्वाधिक लाभान्वित जिला देख लिया था आपने, कौन सा है सबसे ज़्यादा, बीकानेर ही है, क्योंकि एक लिफ्ट नहर को छोड़कर बाकी सारी लिफ्ट नहरें बीकानेर से होती हुई गुजर रही है। तो कौन सी थी वो, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जो है वो बीकानेर से लाभान्वित नहीं है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले 8 हैं और इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है। बीकानेर की जीवन रेखा मानी जाती है ये। सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। फिर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, गांधेली साहिबा लिफ्ट नहर। ठीक है।
पर जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना संचालित की जा रही है चौधरी कुंभारान मिल्क नहर पर। इसका उद्देश्य चूरू व झुंझुनू जिले में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है। फिर है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर परियोजना सन 1986 के रावी ब्यास समझौता के तहत इराडी कमीशन की सिफारिश पर 1989 में राजीव गांधी द्वारा यूरोपियन संघ की वित्तीय सहायता से सिद्ध मुख नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया था। फिर हम इसके उद्देश्य देखेंगे राजीव गांधी वाले। रावी व्यास सतलज नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना। फिर इसमें लाभावी क्षेत्र कौन से हैं, तो हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ में नौहर भादरा तहसील, चूरू में राजगढ़ तहसील। ठीक है। फिर है यमुना लिंक नहर परियोजना। यमुना नदी कामा भरतपुर और भरतपुर की जीवन रेखा मानी जाती है। यमुना भरतपुर नहर भी बोलते हैं इसको, और यमुना नदी पर है, भरतपुर में है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। और ये टॉपिक जो जल संरक्षण का टॉपिक था, संग्रहण और संरक्षण का, ये ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।